स्वागत है आपका एसएन हिंदी स्टोरी में। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक ऐसी अनोखी और रहस्यमयी दास्तान जो न केवल आपकी सोच को चुनौती देगी बल्कि आपको ये भी सोचने पर मजबूर कर देगी कि जब इंसान की बुद्धि और नैतिकता की एक साथ परीक्षा होती है तो परिणाम कितना भयंकर और अप्रत्याशित हो सकता है। ये कहानी एक ऐसे साम्राज्य की है जहां की अदालत में हमेशा न्याय और बुद्धि के खेल चलते रहते थे। प्राचीन काल में विजयगढ़ नाम का एक बहुत ही विशाल और समृद्ध राज्य हुआ करता था। इस राज्य के राजा चंद्रसेन अपनी न्यायप्रियता और तेज दिमाग के लिए पूरे भारतवर्ष में विख्यात थे। राजा चंद्रसेन का दरबार हमेशा रत्नों, स्वर्ण आभूषणों और देश विदेश से आए विद्वानों से भरा रहता था। उनके दरबार में वैसे तो कई बुद्धिमान मंत्री थे, लेकिन सबसे खास और राजा के सबसे चहेते मंत्री थे आर्यमन। आर्यमन की बुद्धि, उनकी वाक्पटुता और किसी भी जटिल समस्या को चुटकियों में सुलझा देने की कला ने उन्हें पूरे राज्य में एक महानायक बना दिया था। लेकिन जहां तारीफ होती है वहां जलन भी होती है। दरबार के सेनापति और मुख्य सलाहकार रुद्र प्रताप को आर्यमन की ये ख्याति बिल्कुल रास नहीं आती थी। रुद्र प्रताप हमेशा इसी ताक में रहते थे कि कब उन्हें मौका मिले और वो आर्यमन को पूरे दरबार के सामने नीचा दिखा सके। एक दिन विजयगढ़ का शाही दरबार पूरी शानो शौकत के साथ सजा हुआ था। राजा चंद्रसेन अपने विशाल स्वर्ण सिंहासन पर विराजमान थे। दरबार में राज्य के सभी महत्वपूर्ण फैसले लिए जा रहे थे। तभी रुद्र प्रताप अपनी जगह से उठे और उन्होंने आर्यमन की तरफ एक व्यंग्यात्मक मुस्कान फेंकते हुए कहा, महाराज, इसमें कोई शक नहीं कि मंत्री आर्यमन किताबों के बहुत बड़े ज्ञानी हैं और पहेलियां सुलझाने में उनका कोई सानी नहीं है। लेकिन महाराज, असली दुनिया पहेलियों से नहीं चलती। असली दुनिया व्यापार, सौदेबाजी और चालाकी से चलती है। मुझे लगता है कि हमारे आर्यमन सिर्फ बातों के जादूगर हैं। अगर इन्हें बाजार में कोई असली सौदा करने भेज दिया जाए तो मुझे पूरा यकीन है कि ये राज्य का सारा खजाना लुटा कर ही वापस लौटेंगे। व्यावहारिक ज्ञान और किताबी ज्ञान में जमीन आसमान का फर्क होता है। रुद्र प्रताप की ये बात सुनकर पूरे दरबार में एक अजीब सी खामोशी छा गई। सभी दरबारी एक दूसरे का मुंह देखने लगे। राजा चंद्रसेन ने रुद्र प्रताप की बात को बहुत ध्यान से सुना। राजा के मन में भी ये विचार आया कि क्यों ना आज आर्यमन की एक ऐसी परीक्षा ली जाए जो सिर्फ उनकी बुद्धि ही नहीं बल्कि उनके व्यापारिक कौशल और संकट के समय फैसले लेने की क्षमता को भी परख सके। राजा ने अपनी शाही और गंभीर आवाज में पूरे दरबार को संबोधित करते हुए कहा, मंत्री आर्यमन, आगे आए। आर्यमन ने अपनी जगह से उठकर राजा के सामने सिर झुकाकर प्रणाम किया और बोले, आज्ञा कीजिए। महाराज, आपका हर आदेश मेरे लिए पत्थर की लकीर है। राजा चंद्रसेन ने अपने राजसी वस्त्रों के भीतर से तांबे का एक बहुत ही छोटा और पुराना सिक्का निकाला। वो सिक्का इतना मामूली था कि उससे बाजार में एक मुट्ठी अनाज भी नहीं खरीदा जा सकता था। राजा ने वो तांबे का सिक्का आर्यमन की हथेली पर रखते हुए एक ऐसी शर्त रखी जिसने पूरे दरबार की सांसें रोक दी। राजा ने कहा, आर्यमन, सेनापति रुद्र प्रताप का मानना है कि तुम सौदेबाजी में कच्चे हो और दुनियादारी की तुम्हें कोई समझ नहीं है। आज तुम्हें उनके इस दावे को गलत साबित करना होगा। हम तुम्हें ये एक तांबे का सिक्का दे रहे हैं। हमारी चुनौती यह है कि तुम्हें इस एक तांबे के सिक्के में हमारे शाही तबेले के लिए 10,000 शुद्ध नस्ल की गाय खरीद कर लानी होंगी। और हमारी शर्तें ध्यान से सुन लो। तुम किसी से गाय उधार नहीं मांगोगे। तुम किसी के साथ कोई जोरज बरदस्ती नहीं करोगे। तुम राज्य की सेना या अपने पद का कोई खौफ नहीं दिखाओगे। बेचने वाला अपनी खुशी से पूरे होशोवास में
तुम्हें इस एक तांबे के सिक्के के बदले 10,000 गाय बेचेगा। ऐसा सौदा तुम्हें करके दिखाना है। राजा की ये बात सुनते ही दरबार में जैसे भूचाल आ गया। 10,000 शुद्ध नस्ल की गायें, और वो भी सिर्फ एक तांबे के सिक्के में। ये तो सरासर पागलपन था। एक तांबे के सिक्के में तो गाय के गले में बांधने वाली एक मामूली सी रस्सी भी नहीं आती थी। 10,000 गाय खरीदना तो किसी चमत्कार से भी बड़ा काम था। रुद्र प्रताप की खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। वो जोर जोर से हंसने लगे और तंज कसते हुए बोले, आर्यमन, अगर तुम्हें अपनी हार नजर आ रही है तो अभी महाराज के सामने घुटने टेक दो। हार मान लेने में कोई शर्म नहीं है। इस असंभव काम को करने के लिए तुम्हें कई जंग लेने पड़ेंगे। लेकिन आर्यमन के चेहरे पर कोई शिकन नहीं थी। उन्होंने उस तांबे के सिक्के को मुट्ठी में बंद किया। एक हल्की सी मुस्कान उनके होठों पर आई और उन्होंने राजा से कहा, महाराज, आपकी चुनौती बहुत कठिन है, लेकिन मुझे स्वीकार है। मुझे इस सौदे को पूरा करने के लिए सिर्फ एक दिन और एक रात का समय चाहिए। राजा ने उन्हें अनुमति दे दी। आर्यमन दरबार से बाहर निकले और सीधे अपने कक्ष की ओर चले गए। पूरे विजयगढ़ राज्य में यह खबर जंगल की आग की तरह फैल गई कि मंत्री आर्यमन को एक तांबे के सिक्के में 10,000 गाय लानी है। हर चौक चौराहे पर लोग दाव लगाने लगे कि इस बार आर्यमन का हारना और उनका घमंड टूटना तय है। लेकिन आर्यमन किसी अलग ही मिट्टी के बने थे। उन्होंने राज्य के सबसे लालची, धूर्त और अमीर व्यापारी सेठ करुणाकर के बारे में पूरी जानकारी निकलवाई। सेठ करुणाकर के पास पूरे राज्य में सबसे ज्यादा गायों और घोड़ों का व्यापार था। वो इतना लालची था कि अगर उसे रास्ते में कोई मरा हुआ चूहा भी मिल जाए तो वो उसकी चमड़ी बेचकर पैसे कमाने की सोचता था। आर्यमन को पता था कि ऐसे लालची इंसान को सीधी तरह से नहीं मनाया जा सकता। इसके लिए एक बहुत ही गहरी और मनोवैज्ञानिक चाल की जरूरत थी। रात का अंधेरा घिर आया था। आर्यमन ने अपने मंत्री वाले शाही वस्त्र उतारे और एक राज्य के गुप्तचर और ज्योतिषी का मिलाजुला भेष धारण किया। उन्होंने अपने चेहरे पर धूल मली, एक फटी हुई चादर ओढ़ी और हाथ में शाही मुहर लगा हुआ एक लाल रंग का फर्जी पत्र लेकर हांफते हुए सेठ करुणाकर की विशाल हवेली की तरफ दौड़ पड़े। सेठ करुणाकर उस समय अपने मुनीम के साथ बैठकर अपने खजाने की सोने की मोहरें गिन रहा था। तभी आर्यमन ने हवेली के मुख्य द्वार को जोर से धक्का दिया और घबराई हुई आवाज में चिल्लाते हुए अंदर प्रवेश किया। वो जोर जोर से हांफ रहे थे, जैसे कई मीलों की दौड़ लगाकर आए हों। सेठ करुणाकर अपने सोने के सिक्कों को छिपाते हुए घबराकर खड़ा हो गया और बोला, अरे भाई, तुम कौन हो और आधी रात को मेरे घर में इस तरह बिना इजाजत घुसने की? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? आर्यमन ने अपनी सांसों को नियंत्रित करने का नाटक करते हुए कहा, सेठ जी, विनाश आने वाला है। मैं सीधा शाही महल के गुप्त कक्ष से आ रहा हूं। मैं महाराज का खास ज्योतिषी और संदेशवाहक हूं। अनर्थ हो गया है सेठ जी, आपके प्राण संकट में है। सेठ का लालची और डरपोक दिल जोर से धड़कने लगा। उसने पूछा, क्या कह रहे हो तुम? साफ साफ बताओ, कैसा संकट? आर्यमन ने इधर उधर देखा, जैसे कोई उन्हें सुन न ले, और फिर फुसफुसाते हुए कहा, सेठ जी, राज्य के मुख्य ज्योतिषी ने भविष्यवाणी की है कि कल सुबह सूर्योदय के साथ ही राज्य में एक ऐसा भयंकर श्राप और महामारी फैलने वाली है जो सिर्फ उन घरों को नष्ट करेगी जिनके पास 100 से ज्यादा गायें हैं। इस श्राप से बचने के लिए महाराज ने अभी अभी एक गुप्त आपातकालीन फरमान पर मुहर लगाई है। कल सुबह होते ही पूरे राज्य में गौकर यानी गायों पर टैक्स लागू होने वाला है। जिस भी व्यक्ति के पास गाय पाई जाएंगी उसे प्रति गाय 50 सोने की मोहरें शाही खजाने में तुरंत जमा करनी होंगी
और जो ये टैक्स नहीं दे पाएगा उसकी सारी संपत्ति जब्त कर ली जाएगी और उसे परिवार सहित काले पानी की सजा दी जाएगी। ये फरमान कल सुबह ढिंढोरा पीटकर पूरे राज्य में लागू कर दिया जाएगा। मैं तो बस आपका शुभ चिंतक हूं, इसलिए गुप्त रूप से आपको बचाने चला आया। ये सुनते ही सेठ करुणाकर के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसका पूरा शरीर पसीने से भीग गया। उसके पास ठीक 10,000 गाय थी। अगर उसे हर गाय पर 50 सोने की मोहरें देनी पड़ी तो उसका पूरा खजाना, उसकी हवेली, उसके खेत सब कुछ बिक जाएगा और फिर भी वह राजा का कर्ज नहीं चुका पाएगा और उसे जेल जाना पड़ेगा। सेठ करुणाकर आर्यमन के पैरों में गिर पड़ा और रोते हुए गिड़गिड़ाने लगा, हे भगवान, मैं तो बर्बाद हो जाऊंगा। मेरे बाल बच्चे सड़क पर आ जाएंगे। अरे भाई, तुम शाही आदमी हो, कोई तो रास्ता निकालो। मैं तुम्हें मुंहमांगा इनाम दूंगा। बस मुझे इस भयंकर मुसीबत से बचा लो। आर्यमन ने कुछ देर सोचने का नाटक किया और फिर अपनी दाढ़ी खुजलाते हुए कहा, सेठ जी, एक ही रास्ता है। राजा का कानून कल सुबह लागू होगा। अगर आप आज रात ही अपनी ये सारी 10,000 गायें किसी और के नाम कर दें, यानी उनका मालिकाना हक किसी और को सौंप दें, तो वो टैक्स उस नए मालिक को देना पड़ेगा और आप पूरी तरह से सुरक्षित बच जाएंगे। लेकिन सबसे बड़ी परेशानी यह है कि इस आधी रात को आपकी ये मौत का सामान बनी गाय खरीदेगा कौन? कोई भी अपनी जान और अपना खजाना खतरे में नहीं डालना चाहेगा। सेठ करुणाकर ने आर्यमन के हाथ पकड़ लिए और रोते हुए कहा, तुम ही कुछ करो मेरे भाई। तुम तो राजमहल के आदमी हो। तुम्हारे संपर्क में कोई तो ऐसा मूर्ख या पागल होगा जो इन गायों को ले ले। मैं मुफ्त में बिना एक पैसा लिए ये 10,000 गायें उसे देने को तैयार हूं। बस मेरे नाम से इन्हें हटा दो। आर्यमन ने गंभीरता से कहा, सेठ जी, राज दरबार के नियम बहुत सख्त है। मुफ्त में दी गई संपत्ति दान मानी जाती है और दान पर भी कर लगता है। आपको इसे बकायदा बेचना होगा, चाहे किसी भी कीमत पर। मेरे पास एक पहचान का बहुत ही अजीब इंसान है। वो थोड़ा दिमागी रूप से कमजोर है और जानवरों को पालने का उसे भारी शौक है, लेकिन वो बहुत गरीब है। उसके पास आपको देने के लिए सिर्फ तांबे का एक छोटा सा सिक्का है। अगर आप तांबे के एक सिक्के में अपनी 10,000 गायें उसे बेचने का पक्का कानूनी पत्र, जिस पर आपकी मुहर और हस्ताक्षर हो, अभी लिख कर दे दें, तो मैं ये सारी बला उसके सिर मढ़ सकता हूं और आप हमेशा के लिए आजाद हो जाएंगे। डूबते को तिनके का सहारा काफी था। सेठ करुणाकर को लगा जैसे साक्षात भगवान ने उसे बचाने के लिए इस दूत को भेजा है। उसने बिना एक पल गवाए अपना सबसे कीमती भोजपत्र मंगवाया, शाही स्याही निकाली और अपने ही हाथों से लिख दिया कि मैं सेठ करुणाकर पूरे होशोवास में बिना किसी दबाव के अपनी 10,000 शुद्ध नस्ल की गायें इस अज्ञात खरीदार को मात्र एक तांबे के सिक्के के बदले बेचता हूं और आज से इन गायों पर मेरा कोई अधिकार नहीं है। सेठ ने अपने हस्ताक्षर किए, अंगूठा लगाया और अपनी व्यापारिक मुहर उस पत्र पर ठोक दी। आर्यमन ने वह तांबे का सिक्का सेठ की मेज पर रखा। वो अधिकार पत्र अपनी जेब में डाला और गायों के विशाल बाड़े की चाबियां लेकर हवा की तरह वहां से गायब हो गए। अगली सुबह विजयगढ़ का दरबार लगा। पूरे दरबार में एक अलग ही बेचैनी थी। सेनापति रुद्र प्रताप बहुत खुश थे। उन्होंने पहले ही राजा को भड़काना शुरू कर दिया था कि आर्यमन राज्य छोड़कर भाग गए होंगे क्योंकि वो शर्त हार चुके हैं। लेकिन तभी राजमहल के बाहर से हजारों गायों के रंभाने की इतनी तेज आवाजें आने लगी कि महल की दीवारें गूंज उठीं। दरबारी दौड़कर झरोखों की तरफ गए और उन्होंने जो देखा उस पर उन्हें अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ। राजमहल का पूरा विशाल मैदान 10,000
सफेद और भूरी गायों से भर चुका था। आर्यमन शांत कदमों से मुस्कुराते हुए दरबार में दाखिल हुए। उन्होंने राजा चंद्रसेन के सामने सिर झुकाया और वो भोजपत्र और गायों के बाड़े की चाबियां उनके चरणों में रख दी। आर्यमन ने कहा, महाराज, आपकी आज्ञा का पालन हुआ। ये रही 10,000 गायें और ये रहा वो कानूनी पत्र जो इस बात का गवाह है कि मैंने ना किसी से जोरज बरदस्ती की है, ना डराया है, बल्कि राज्य के सबसे बड़े व्यापारी सेठ करुणाकर ने अपनी मर्जी से ये गाय मुझे मात्र एक तांबे के सिक्के में बेची है। राजा चंद्रसेन ने वो पत्र पढ़ा और उनकी आंखें आश्चर्य से फैल गई। उन्होंने आर्यमन की बुद्धिमत्ता को मान लिया। रुद्र प्रताप का चेहरा ऐसा हो गया जैसे किसी ने उनके मुंह पर कालिक पोत दी हो। सब कुछ आर्यमन के पक्ष में जा रहा था और दरबार में उनकी जय जयकार शुरू होने ही वाली थी कि तभी कहानी ने एक ऐसा भयानक मोड़ लिया जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। राजमहल के मुख्य द्वार पर भारी हंगामा शुरू हो गया। पहरेदारों को धक्का देते हुए सेठ करुणाकर दरबार में चीखते चिल्लाते हुए अंदर घुस आया। उसे सुबह होते ही पता चल चुका था कि कोई गौकर या महामारी नहीं आने वाली है और कल रात उसके साथ बहुत बड़ा धोखा हुआ है। सेठ ने राजा के सामने दंडवत प्रणाम किया और रोते हुए चिल्लाया, महाराज, न्याय कीजिए। इस आर्यमन ने मुझे झूठी कहानियां सुनाकर, मौत का डर दिखाकर मेरी करोड़ों की संपत्ति लूट ली है। ये सौदा मान्य नहीं है। आर्यमन ने बहुत ही शांत स्वर में कहा, सेठ जी, पत्र पर आपके हस्ताक्षर हैं, आपकी मुहर है और आपने उसमें खुद लिखा है कि आपने बिना किसी दबाव के ये सौदा किया है। राज्य का कानून लिखित दस्तावेजों पर चलता है, आपकी बदलती हुई बातों पर नहीं। लेकिन सेठ करुणाकर अब तक सेनापति रुद्र प्रताप से मिल चुका था। रुद्र प्रताप ने उसे एक ऐसी चाल सिखाई थी जिससे आर्यमन का बचना नामुमकिन था। सेठ ने अपने आंसू पोंछे। उसके चेहरे पर एक बहुत ही धूर्त और शैतानी मुस्कान आ गई। उसने भरे दरबार में कहा, महाराज, मैं मानता हूं कि वो पत्र सच्चा है। मैं ये भी मानता हूं कि मैंने अपनी 10,000 गायें एक तांबे के सिक्के में बेच दी है। लेकिन महाराज, आप उस पत्र को दोबारा पढ़िए। उसमें साफ साफ लिखा है कि मैंने सिर्फ गायें बेची है। मैंने उन 10,000 गायों के गले में पड़ी चांदी की घंटियां और उनके पैरों में बंधी रेशम की रस्सियां नहीं बेची है। मेरी शर्त यह है कि आर्यमन अपनी गाय यहां से ले जा सकते हैं, लेकिन उन्हें हर एक गाय के गले से मेरी चांदी की घंटी और रेशम की रस्सी यही खोलकर रखनी होगी। और अगर एक भी घंटी या रस्सी मेरे बाड़े से बाहर गई तो वो चोरी मानी जाएगी और उसके लिए आर्यमन को मुझे प्रति घंटी 100 स्वर्ण मुद्राएं हर्जाना देना होगा। पूरे दरबार में सन्नाटा पसर गया। 10,000 गायों के गले से घंटियां और रस्सियां उतारने में हफ्तों लग जाते और इस बीच गायों को संभालने के लिए हजारों मजदूरों की जरूरत पड़ती। राजा की शर्त थी कि आर्यमन को बिना राज्य का कोई पैसा खर्च किए ये सौदा करना था। अगर वो मजदूरों को लगाते तो खजाना खर्च होता, और अगर बिना रस्सियों के 10,000 गायों को ले जाने की कोशिश करते तो गायें पूरे शहर में तबाही मचा देती। रुद्र प्रताप की छाती चौड़ी हो गई। उसने सोचा कि अब आर्यमन इस चक्रव्यूह से कभी बाहर नहीं निकल पाएंगे। राजा चंद्रसेन ने चिंता से आर्यमन की तरफ देखा। कानूनन सेठ अपनी जगह बिल्कुल सही था। जो चीज बेची नहीं गई वो खरीदार की कैसे हो सकती है? राजा ने पूछा, आर्यमन, अब तुम क्या करोगे? ये एक बहुत बड़ा कानूनी पेच है। आर्यमन बिल्कुल नहीं घबराए। उन्होंने एक बहुत ही गहरी सांस ली, राजा को प्रणाम किया और फिर सेठ करुणाकर के पास जाकर खड़े हो गए। आर्यमन की आंखों में एक ऐसी चमक थी जिसे देखकर सेठ का कलेजा कांपने लगा। आर्यमन ने बहुत ही तेज और स्पष्ट आवाज में कहा, महाराज,
सेठ करुणाकर जी बिल्कुल सही कह रहे हैं। मैं इनकी इस अद्भुत व्यापारिक बुद्धि के सामने नतमस्तक हूं। वाकई सौदे में सिर्फ गाय मेरी है, रस्सियां और घंटियां सेठ जी की है। मैं इनकी एक भी घंटी पर अपना अधिकार नहीं जमाऊंगा। रुद्र प्रताप और सेठ ने राहत की सांस ली। उन्हें लगा आर्यमन हार मान रहे हैं, लेकिन आर्यमन ने बोलना जारी रखा। मगर महाराज, यहां एक बहुत बड़ा अपराध हो रहा है। मेरी गाय मेरी निजी संपत्ति है और सेठ करुणाकर ने अपनी रस्सियां और अपनी भारी घंटियां मेरी निजी संपत्ति यानी मेरी गायों के ऊपर उनकी मर्जी के बिना लाद रखी है। ये तो सरासर अतिक्रमण है। मेरी गाय पिछले 12 घंटों से सेठ जी की भारी घंटियों का बोझ ढो रही है, जिससे उनके गले में दर्द हो रहा होगा। आर्यमन ने अपनी आवाज और ऊंची करते हुए कहा, महाराज, मैं सेठ जी से मांग करता हूं कि वो अपनी अमानत अभी के अभी मेरी गायों के गले से उतारें। और क्योंकि उन्होंने बिना मेरी इजाजत के मेरी गायों का इस्तेमाल अपने सामान को टांगने के लिए किया है, इसलिए मैं हर एक गाय पर एक सोने का सिक्का प्रति घंटा के हिसाब से किराया वसूलने का दावा करता हूं। 10,000 गायें और 12 घंटे यानी सेठ जी को मुझे अभी इसी वक्त 1,20,000 सोने के सिक्के किराए के रूप में देने होंगे। और अगर वो अभी अपनी घंटियां नहीं उतारते हैं तो हर घंटे ये किराया बढ़ता जाएगा। ये सुनते ही दरबारियों की आंखें फटी की फटी रह गई। राजा चंद्रसेन अपनी हंसी नहीं रोक पाए। पासा पूरी तरह से पलट चुका था। कहां सेठ हरजाना मांगने आया था और कहां आर्यमन ने उस पर लाखों स्वर्ण मुद्राओं का कर्ज चढ़ा दिया था। सेठ करुणाकर के होश उड़ गए। वो कांपने लगा। उसे लगा कि अब उसे फांसी की सजा हो जाएगी। उसने तुरंत हाथ जोड़ते हुए कहा, नहीं नहीं आर्यमन जी, मुझे कोई घंटी नहीं चाहिए, कोई रस्सी नहीं चाहिए। आप सब कुछ रख लीजिए। मैं अपना दावा वापस लेता हूं। बस मुझे जाने दीजिए। सेठ वहां से भागने ही वाला था कि तभी सेनापति रुद्र प्रताप ने उसे बाजुओं से पकड़कर रोक लिया। रुद्र प्रताप इतनी आसानी से हार मानने वालों में से नहीं थे। उन्होंने एक और बहुत ही जहरीला तीर छोड़ने की तैयारी कर ली थी। रुद्र प्रताप ने राजा से कहा, रुकिए महाराज, आर्यमन की चालाकी अपनी जगह है, लेकिन एक और बहुत महत्वपूर्ण बात है जिसे हम भूल रहे हैं। रुद्र प्रताप ने सेठ के कान में कुछ कहा और सेठ के चेहरे पर एक बार फिर से लालच और उम्मीद की चमक आ गई। सेठ ने आगे बढ़कर कहा, महाराज, गाय आर्यमन की हुई, घंटियां भी इनकी हुई, लेकिन महाराज, इन गायों के पेट के अंदर जो चारा है वो मेरा है। मेरी ये 10,000 गायें कोई मामूली गाय नहीं है। पिछले 1 महीने से मैं इन्हें हिमालय से लाई गई विशेष जड़ी बूटियों, केसर और बादाम से बना हुआ अत्यंत दुर्लभ और महंगा चारा खिला रहा था, ताकि इनका दूध अमृत के समान हो जाए। उस चारे की कीमत बाजार में मौजूद सामान्य चारे से हजारों गुना ज्यादा है। अब जब आर्यमन ने गाय खरीद ली है, तो व्यापार का प्राचीन नियम कहता है कि जानवर के शरीर के अंदर मौजूद खुराक और उसकी सेहत पर किए गए विशेष खर्च का भुगतान नए मालिक को करना पड़ता है। मेरी गायों के पेट में जो केसर और जड़ी बूटियां मौजूद है, उसकी कुल कीमत 5,000 स्वर्ण मुद्राएं होती है। अगर आर्यमन मुझे वो कीमत नहीं चुकाते तो ये सौदा अधूरा माना जाएगा। ये रुद्र प्रताप की बहुत ही भयानक और अचूक चाल थी। व्यापार के कुछ बहुत ही पुराने और जटिल कानूनों में यह प्रावधान था कि अगर किसी जानवर को विशेष उद्देश्य से तैयार किया गया हो तो उसकी खुराक का पैसा अलग से मांगा जा सकता है। और क्योंकि आर्यमन ने राजा से वादा किया था कि वो खजाने से एक भी पैसा खर्च नहीं करेंगे, तो वो 5,000 स्वर्ण मुद्राएं कहां से लाते? अगर वो पैसे नहीं देते तो शर्त हार जाते। राजा चंद्रसेन भी इस तर्क को सुनकर गंभीर हो गए।
उन्होंने आर्यमन की तरफ देखा। अब आर्यमन के पास भागने का कोई रास्ता नहीं था। जो चारा गाय खा चुकी है उसे बाहर नहीं निकाला जा सकता था और उसकी कीमत देना असंभव था। आर्यमन ने मुस्कुराते हुए सेठ की तरफ देखा। वो समझ गए थे कि ये खुराफाती दिमाग सेठ का नहीं, बल्कि सेनापति रुद्र प्रताप का है। आर्यमन ने अत्यंत शांत और मधुर स्वर में कहा, सेठ जी, आपका दावा बिल्कुल जायज है। अगर वाकई आपने इन गायों को केसर, बादाम और हिमालय की जड़ी बूटियां खिलाई है तो आपको उसका मूल्य जरूर मिलना चाहिए। मैं आपको 5,000 नहीं बल्कि 10,000 स्वर्ण मुद्राएं देने को तैयार हूं। यह सुनकर रुद्र प्रताप चौंक गए कि आर्यमन के पास इतने पैसे कहां से आएंगे। लेकिन आर्यमन ने अपनी बात आगे बढ़ाई, परंतु सेठ जी, न्याय का तकाजा है कि पहले यह साबित हो कि इन गायों ने वाकई वो कीमती चारा खाया है या नहीं। हो सकता है आपने इन्हें सड़ी हुई घास खिलाई हो और अब आप केसर का बिल फाड़ रहे हो। सेठ ने तुरंत कहा, आप किसी भी वैद्य से जांच करवा लीजिए, मेरे गवाह मौजूद है। आर्यमन ने कहा, गवाह खरीदे जा सकते हैं सेठ जी, मैं तो विज्ञान पर भरोसा करता हूं। महाराज, हमारे राज्य के मुख्य राजवैद्य को बुलाया जाए। एक बहुत ही पुरानी आयुर्वेदिक प्रक्रिया है जिसे गोप्रेक्षण कहते हैं। इसमें गायों को एक विशेष दवा दी जाती है जिससे वे जुगाली करते समय अपने पेट का आधा पचा हुआ खाना बाहर निकाल देती है, या फिर उनके गोबर की गहराई से जांच की जाती है। अगर उस जांच में केसर, बादाम और हिमालयी जड़ी बूटियों के कण मिलते हैं तो यह साबित हो जाएगा कि सेठ सच बोल रहे हैं। आर्यमन ने एक पल का विराम लिया और फिर अपनी सबसे बड़ी चाल चली। उन्होंने कहा, लेकिन महाराज, क्योंकि सेठ जी ने पूरे 10,000 गायों के लिए दावा किया है, इसलिए यह परीक्षण हर एक गाय का अलग अलग करना होगा। हो सकता है सेठ जी ने 10 गायों को केसर खिलाया हो और बाकी 9,990 गायों को घास। इसलिए पूरी 10,000 गायों के पेट और गोबर की जांच होगी। और महाराज, कानून के मुताबिक जांच करने वाले वैद्यों की फीस, उनके रहने खाने का खर्च, और जब तक ये महीनों लंबी जांच चलेगी तब तक इन 10,000 गायों को वही केसर और बादाम वाला चारा खिलाने की पूरी जिम्मेदारी दावा करने वाले यानी सेठ करुणाकर की होगी। जब तक आखिरी गाय की जांच पूरी नहीं हो जाती तब तक सेठ जी को इन्हें वही शाही खुराक देनी होगी। ये सुनते ही सेठ करुणाकर की आंखों के सामने अंधेरा छा गया। 10,000 गायों की मेडिकल जांच, वैद्यों की भारी भरकम फीस और महीनों तक 10,000 गायों को रोजाना केसर और बादाम खिलाना, ये तो उसे 7 जन्मों तक के लिए भिखारी बना देता। सेठ का पूरा शरीर थरथर कांपने लगा। उसने मुड़कर सेनापति रुद्र प्रताप की तरफ देखा, लेकिन सेनापति ने अपनी नजरें चुरा ली और आसमान की तरफ देखने लगे। सेठ समझ गया कि वो अपने ही खोदे हुए गड्ढे में गिर चुका है। उसने अपने दोनों हाथ जोर से जोड़े और रोते हुए आर्यमन के पैरों में गिर पड़ा। त्राहिमाम आर्यमन, जी त्राहिमाम, आप जीते, मैं हारा। मुझे ना चारे का पैसा चाहिए, ना किसी केसर का। आप बस ये गाय रखिए और मुझे मेरे हाल पर छोड़ दीजिए, वरना मेरी 7 पुश्तें भी आपका ये कर्जा नहीं चुका पाएंगी। दरबार में ठहाके गूंज उठे। राजा चंद्रसेन का सीना गर्व से चौड़ा हो गया। उन्होंने सोचा कि आर्यमन ने फिर से साबित कर दिया है कि उनसे ज्यादा बुद्धिमान इस दुनिया में कोई नहीं है। राजा ने आर्यमन को गले लगाने के लिए अपने दोनों हाथ आगे बढ़ाए। सब कुछ खत्म हो चुका था। आर्यमन ने असंभव को संभव कर दिखाया था, लेकिन नियति को कुछ और ही मंजूर था। कहानी का असली और सबसे भयानक मोड़ तो अभी बाकी था। अभी दरबार में जश्न का माहौल बन ही रहा था कि अचानक राजमहल के मुख्य द्वार पर पहरेदारों के साथ
हाथापाई की आवाजें आने लगी। हमें अंदर जाने दो, हमें हमारे महाराज से न्याय चाहिए। ये आवाज इतनी दर्दनाक और चीखती हुई थी कि दरबार का सारा शोर थम गया। राजा चंद्रसेन ने अपने पहरेदारों को आदेश दिया कि जो भी है उसे अंदर आने दिया जाए। दरबार के बड़े बड़े ओक के दरवाजे खुले और जो दृश्य सामने आया उसने सभी के रोंगटे खड़े कर दिए। मुझे सौंप दे। जो सिक्के आपने इस बेईमान सेठ के लिए पसीने से कमाए थे वो आप मेरे हाथों में रखते। आर्यमन के मुंह से ये वाक्य निकलते ही पूरे विजयगढ़ के राज दरबार में एक ऐसा सन्नाटा छा गया मानो किसी ने वहां मौजूद हर एक व्यक्ति की सांसें छीन ली हों। एक पल के लिए तो हवा का चलना भी जैसे रुक गया था। बाहर खड़ी 10,000 गायों के रंभाने की आवाजें भी अब दरबार की इस खौफनाक खामोशी के सामने बहुत धीमी लगने लगी थी। किसी को अपने कानों पर विश्वास नहीं हो रहा था कि जो आर्यमन पूरे राज्य में अपनी न्यायप्रियता, अपनी दया और अपने धर्म के लिए देवताओं की तरह पूजे जाते थे, वो आज एक लालची और निर्दयी व्यापारी की तरह बात कर रहे थे। एक ऐसा मंत्री जिसे खुद महाराज चंद्रसेन ने अपनी परछाई बना रखा था, वो आज उन भूखे, फटेहाल और रोते हुए ग्रामीणों से उनका आखिरी निवाला भी छीनने पर उतारू हो गया था। राजा चंद्रसेन के माथे पर चिंता और निराशा की गहरी लकीरें उभर आईं। उनका हृदय इस दृश्य को देखकर भीतर ही भीतर टूट रहा था। उन्हें लगा कि शायद उन्होंने आर्यमन पर भरोसा करके अपने जीवन की सबसे बड़ी भूल कर दी है। क्या सत्ता, घमंड और एक शर्त जीतने की जिद ने उनके सबसे प्रिय मंत्री को अंधा कर दिया था। राजा के होंठ कुछ कहने के लिए खुले, लेकिन गले में जैसे शब्द ही फंस गए। वहीं दूसरी ओर सेनापति रुद्र प्रताप की खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। उसकी आंखों में एक राक्षसी चमक नाच रही थी और उसका सीना गर्व से इतना चौड़ा हो गया था मानो उसने तीनों लोग जीत लिए हों। उसे तो बैठे बिठाए अपने सबसे बड़े दुश्मन को खत्म करने का ऐसा अचूक हथियार मिल गया था जिसकी उसने कभी सपने में भी कल्पना नहीं की थी। रुद्र प्रताप ने सोचा कि आज आर्यमन केवल ये शर्त ही नहीं हारेगा, बल्कि हमेशा के लिए विजयगढ़ के इतिहास में एक कलंक बन जाएगा। उस बूढ़े ग्रामीण मुखिया के चेहरे पर जो थोड़ी बहुत उम्मीद की किरण जागी थी, वह आर्यमन की इस मांग को सुनकर हमेशा के लिए बुझ गई। उसकी कांपती हुई उंगलियां उन मिट्टी में सने सिक्कों को छू रही थी। उसकी आंखों से आंसुओं की एक और गर्मधार बह निकली। उसने अपने साथ खड़े उस भूखे और कमजोर बच्चे की तरफ देखा जो डर के मारे अपने दादा के फटे हुए कुर्ते के पीछे छिपने की कोशिश कर रहा था। बूढ़े मुखिया ने एक गहरी, दर्दनाक आह भरी और आर्यमन के सामने अपने हाथ जोड़ते हुए रुंधे हुए गले से कहा, मंत्री जी, हमें लगा था कि आप हमारे तारणहार बनकर आए हैं। हमें लगा था कि राजा के दरबार में भगवान बसता है, लेकिन अगर हमारी इन गायों की कीमत हमारे बच्चों के मुंह का निवाला है तो हमें मंजूर है। आप ये सारे सिक्के रख लीजिए। मंत्री जी, एक भी कौड़ी मत छोड़िए, बस हमारी वो गाय हमें दे दीजिए। हम पानी पीकर और मिट्टी खाकर अपना जीवन काट लेंगे, लेकिन हमारी गाय हमारे गांव लौट जानी चाहिए। इतना कहते ही उस बूढ़े ने जमीन पर पड़े उन तमाम सिक्कों को दोनों हाथों से समेटकर आर्यमन के पैरों के पास खिसका दिया। वो दृश्य इतना हृदय विदारक था कि दरबार के कठोर से कठोर पहरेदारों की आंखें भी नम हो गई। लेकिन आर्यमन के चेहरे पर कोई भाव नहीं था। वो बिल्कुल एक पत्थर की मूर्ति की तरह शांत खड़े थे। उन्होंने अपनी जगह से बिना हिले अपने एक शाही सेवक को इशारा किया और कहा, इन सारे सिक्कों को एक रेशमी थैली में बांधकर मेरे पास लाओ। सेवक ने तुरंत आज्ञा का पालन किया और उन सभी सिक्कों को बटोरकर एक भारी थैली आर्यमन के हाथों में थमा दी।
सिक्कों की थैली हाथ में आते ही आर्यमन मुड़े और उन्होंने दरबार के मुख्य मुंशी को आवाज लगाई, मुंशी जी, अभी इसी वक्त महाराज चंद्रसेन की मुहर के साथ एक नया और पक्का शाही फरमान लिखिए। उसमें साफ साफ दर्ज कीजिए कि मैं मंत्री आर्यमन अपनी निजी संपत्ति यानी इन 10,000 गायों का पूरा मालिकाना हक रामपुर गांव के मुखिया और उनके ग्रामीणों को हमेशा हमेशा के लिए सौंपता हूं। आज के बाद इन गायों पर राज्य का कोई कर नहीं लगेगा और भविष्य में कोई भी व्यापारी, चाहे वो सेठ करुणाकर हो या कोई और, इन गायों की तरफ आंख उठाकर भी नहीं देख सकेगा। अगर किसी ने ऐसा करने की कोशिश की तो उसे सीधा मृत्युदंड दिया जाएगा। इस फरमान पर मेरी और महाराज की मुहर लगाइए और इसे इस काका के हाथों में सौंप दीजिए। मुंशी के हाथ तेजी से भोजपत्र पर चलने लगे। कुछ ही पलों में वो शाही फरमान तैयार हो गया और उस पर मुहर लगाकर उस बूढ़े मुखिया के कांपते हुए हाथों में रख दिया गया। जैसे ही वो फरमान बूढ़े के हाथ में आया, वो फूट फूट कर रोने लगा। उसने आर्यमन के पैर पकड़ लिए और उन्हें चूमते हुए कहा, आप इंसान नहीं देवता है मंत्री जी, आपने हमारे गांव को उजड़ने से बचा लिया। भगवान आपका हमेशा भला करे। आर्यमन ने बहुत ही कोमलता से उस बूढ़े को उठाया, उसके आंसू पोंछे और कहा, काका, ये आपके ही कर्मों का फल है। अब आप बेफिक्र होकर अपने गांव जाइए। बाहर आपकी गाय आपका इंतजार कर रही है। ग्रामीण अपने फरमान को सीने से लगाए खुशी के आंसू रोते हुए दरबार से बाहर निकल गए। बाहर जाते ही जब उन्होंने अपनी गायों को पुकारा तो 10,000 गायों ने एक साथ जो रंभाने की आवाज की, वो किसी मधुर संगीत से कम नहीं थी। ग्रामीण तो चले गए, लेकिन राजदरबार का असली तूफान तो अब शुरू होने वाला था। जैसे ही वो लोग बाहर गए, सेनापति रुद्र प्रताप अपनी जगह से उठा और उसने पूरे दरबार में गूंजती हुई आवाज में धीरे धीरे तालियां बजानी शुरू कर दी। वाह, अद्भुत, अविश्वसनीय, रुद्र प्रताप ने व्यंग्य करते हुए कहा। क्या महान नाटक खेला है मंत्री आर्यमन ने। गरीबों के मसीहा बन गए। लेकिन महाराज, क्या हम उस असली बात को भूल गए हैं जिसके लिए ये पूरा प्रपंच रचा गया था? हमारी शर्त क्या थी? महाराज की चुनौती क्या थी? चुनौती यह थी कि आर्यमन को एक तांबे के सिक्के में हमारे शाही तबेले के लिए 10,000 गाय लानी थी। क्या हमारे शाही तबेले में एक भी गाय पहुंची? नहीं, आर्यमन ने वो गाय ग्रामीणों को दे दी। यानी राजमहल का खजाना या तबेला अभी भी खाली का खाली है। और इतना ही नहीं महाराज, आर्यमन ने उन गरीबों से उनका सारा पैसा भी लूट लिया और अपनी जेब में रख लिया। ये तो एक तीर से 2 शिकार हो गए। शर्त भी हार गए और भ्रष्टाचार भी कर लिया। महाराज, मैं मांग करता हूं कि आर्यमन को शर्त हारने और अपने पद का दुरुपयोग करके गरीबों का धन लूटने के जुर्म में तुरंत बंदी बनाया जाए। रुद्र प्रताप की इस दहला देने वाली मांग से दरबार में कोलाहल मच गया। सेठ करुणाकर, जो अभी तक डर के मारे कोने में सिकुड़ा हुआ था, उसके अंदर भी हिम्मत आ गई और वह भी चिल्लाने लगा, हां महाराज, सेनापति जी बिल्कुल सत्य कह रहे हैं। मेरे साथ भी धोखा हुआ है। इस आर्यमन ने मुझे डरा धमकाकर मेरा सब कुछ छीन लिया और अब वो शर्त भी हार चुके हैं। इन्हें सजा मिलनी चाहिए। राजा चंद्रसेन ने अपना हाथ उठाकर पूरे दरबार को शांत होने का आदेश दिया। दरबार में फिर से वही भयानक सन्नाटा छा गया। राजा ने आर्यमन की आंखों में गहराई से देखते हुए एक बहुत ही भारी और निराशाजनक आवाज में पूछा, आर्यमन, सेनापति, रुद्र प्रताप के आरोप बहुत गंभीर है। तुमने बहुत महान कार्य किया है। तुमने उन ग्रामीणों की जान बचाई है। इसके लिए मैं तुम्हारी प्रशंसा करता हूं। लेकिन राजा के सिंहासन से दी गई चुनौती कोई खेल नहीं होती। मैंने तुमसे शाही तबेले के लिए गाय मांगी थी।
तुमने वो गाय दान कर दी और तुमने उन गरीबों से उनका पैसा भी ले लिया। तुम्हारे पास अपने बचाव में क्या तर्क है? अगर तुम मुझे संतुष्ट नहीं कर पाए तो मुझे तुम्हें राजद्रोह के आरोप में जंजीरों में जकड़ने का आदेश देना पड़ेगा। आर्यमन के चेहरे पर अभी भी वही रहस्यमयी और अथाह शांति थी। वो न तो घबराए हुए थे और न ही उनके माथे पर पसीने की एक बूंद थी। उन्होंने वो सिक्कों की भारी थैली उठाई, धीरे धीरे चलकर राजा के सिंहासन के बिल्कुल करीब पहुंचे और उस थैली को राजा के चरणों में रख दिया। फिर उन्होंने मुड़कर सेनापति रुद्र प्रताप को देखा और एक ऐसी गहरी चुभती हुई मुस्कान के साथ बोलना शुरू किया जिसने रुद्र प्रताप की रीढ़ की हड्डी में सिहरन पैदा कर दी। महाराज, आर्यमन की आवाज में एक गजब का तेज था। जब बुद्धि की परीक्षा होती है तो सतह पर दिखने वाली चीजों पर विश्वास नहीं करना चाहिए। सेनापति जी कह रहे हैं कि मैं शर्त हार गया, लेकिन मैं कहता हूं कि मैंने ये शर्त एक बार नहीं बल्कि 3 बार जीती है, और मैंने राजमहल के तबेले के लिए 10,000 नहीं बल्कि 20,000 गायों का प्रबंध कर लिया है, और वो भी बिना आपके खजाने का एक भी पैसा खर्च किए। ये सुनते ही रुद्र प्रताप तिलमिला उठा। क्या बकवास कर रहे हो तुम आर्यमन? तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। बाहर मैदान खाली हो चुका है, गाय जा चुकी है, और तुम हवा में 20,000 गायों की बात कर रहे हो। क्या तुम अपनी जादूगरी से गाय पैदा करोगे? आर्यमन ने रुद्र प्रताप की बात को पूरी तरह नजरअंदाज करते हुए सीधा राजा से कहा, महाराज, कृपया मेरी पूरी बात ध्यान से सुने। आपकी शर्त का पहला हिस्सा क्या था? तुम्हें इस एक तांबे के सिक्के में 10,000 शुद्ध नस्ल की गायें खरीदनी होंगी। क्या मैंने ऐसा किया? हां महाराज, सेठ करुणाकर ने अपने होशोवास में मुझे वो गाय बेची। वो बिक्री पत्र आपके पास है। यानी मैंने एक तांबे के सिक्के को 10,000 गायों में बदल दिया। ये मेरा व्यापारिक कौशल था। अब आते हैं दूसरे हिस्से पर। जब मुझे पता चला कि वो गाय चोरी की है या धोखे से लूटी गई है, तो मेरे अंदर का मंत्री और न्यायाधीश जाग गया। मैं उन गायों को शाही तबेले में नहीं डाल सकता था, क्योंकि पाप की नींव पर खड़ा साम्राज्य कभी फलता फूलता नहीं है। इसलिए मैंने वो गायें उनके असली मालिकों को लौटाई। लेकिन मैंने उन्हें मुफ्त में नहीं दी। मैंने उनसे वो पूरी रकम ले ली जो वो सेठ को देने वाले थे। महाराज, आपके चरणों में रखी इस थैली में 25,000 शुद्ध चांदी के सिक्के हैं। आर्यमन ने दरबार में टहलते हुए अपनी बात को और धार दी। महाराज, जरा सोचिए, आपने मुझे कल शाम को सिर्फ एक तांबे का सिक्का दिया था, और आज सुबह 24 घंटे से भी कम समय में मैंने आपके उस एक मामूली तांबे के सिक्के को 25,000 चांदी के सिक्कों में बदल दिया है। क्या पूरे आर्यावर्त में कोई ऐसा व्यापारी या सेनापति है जो एक दिन में एक तांबे के सिक्के से 25,000 चांदी के सिक्के कमा कर दे सके? मैंने ये सारा धन राजकोष में जमा करने के लिए लिया है। ये उन गरीबों का पैसा नहीं है। ये वो जुर्माना है जो मैंने सेठ करुणाकर की जगह उनसे वसूल कर सीधे शाही खजाने में डाला है। पूरा दरबार विस्मय से आर्यमन को देखने लगा। राजा चंद्रसेन की आंखों में एक नई चमक आ गई। एक तांबे के सिक्के को 25,000 चांदी के सिक्कों में बदलना सचमुच एक ऐसा चमत्कार था जिसे कोई झुठला नहीं सकता था। लेकिन रुद्र प्रताप हार मानने वाला नहीं था। उसने तुरंत अपनी म्यान पर हाथ रखते हुए कहा, महाराज, ये शब्दों की बाजीगरी है। शर्त पैसे कमाने की नहीं थी। शर्त थी शाही तबेले के लिए 10,000 गाय लाने की। खजाने में चाहे आप सोने का पहाड़ लगा दें, लेकिन अगर तबेले में गाय नहीं है तो आर्यमन शर्त हार चुके हैं। नियम तो नियम होता है। आर्यमन वहीं रुक गए। उन्होंने रुद्र प्रताप की तरफ देखा और उनकी आंखों में एक ऐसा तूफान नजर आया
जिसे देखकर रुद्र प्रताप एक कदम पीछे हट गया। सेनापति जी, आर्यमन ने बहुत ही धीमी लेकिन खतरनाक आवाज में कहा, आप गायों के लिए इतने बेचैन क्यों हो रहे हैं? मैंने कहा ना, मैं शाही तबेले के लिए 10,000 नहीं 20,000 गाय लाऊंगा। और वो गाय कोई और नहीं बल्कि हमारे यही सम्मानित सेठ करुणाकर जी देंगे। ये सुनते ही सेठ करुणाकर के पैरों तले जमीन खिसक गई। वो चीख पड़ा, मैं क्यों दूंगा? मेरी तो सारी गायें वो गांव वाले ले गए। अब मेरे पास जो गाय बची है वो मेरी निजी संपत्ति है। आप मुझे जबरदस्ती नहीं लूट सकते। महाराज, ये अन्याय है। आर्यमन ने सेठ की तरफ एक बहुत ही ठंडी नजर डाली और कहा, सेठ जी, क्या आपको राज्य के कानून याद है? कल रात आपने मुझे जो 10,000 गाय बेची थी, क्या वो पूरी तरह से आपकी थी? सेठ ने हकबकाते हुए कहा, हां, मतलब वो गिरवी रखी हुई थी और समय सीमा खत्म होने के बाद वो मेरी हो गई थी। झूठ। आर्यमन की आवाज बिजली की तरह कड़की। तुमने कल रात वो गायें मुझे तब बेची जब उन पर तुम्हारा पूर्ण अधिकार सिद्ध नहीं हुआ था। गांव वाले कल शाम को ही तुम्हारे दरवाजे पर पैसे लेकर आ गए थे। तुमने जानबूझकर अपने दरवाजे बंद रखे ताकि वो पैसा न दे सकें और तुम उनकी गायों को हड़प सको। ये व्यापार नहीं, ये सीधा सीधा डकैती और छलकपट है। और इससे भी बड़ा अपराध यह है कि तुमने वो विवादित संपत्ति जिसे तुमने धोखे से हथियाया था, वो तुमने विजयगढ़ के शाही मंत्री को बेची। आर्यमन ने राजा की तरफ मुड़कर कहा, महाराज, विजयगढ़ की दंड संहिता के अध्याय 7 अनुच्छेद 12 के अनुसार यदि कोई व्यापारी किसी शाही अधिकारी या राजमहल को चोरी की, विवादित या छल से प्राप्त की गई वस्तु बेचता है तो उसे राजद्रोह और राजकोष के साथ धोखाधड़ी का दोषी माना जाता है। और इस अपराध की केवल एक ही सजा है, उस व्यापारी की संपूर्ण संपत्ति, उसके घर, उसके खेत और उसके पास मौजूद हर एक पशु को तुरंत शाही अधिकार में जब्त कर लिया जाए। ये सुनते ही दरबार में जैसे बम फट गया। सेठ करुणाकर अपने घुटनों के बल गिर पड़ा। उसके मुंह से झाग निकलने लगा। वो जोर जोर से अपने सीने को पीटने लगा। आर्यमन ने अपनी उंगली सेठ की तरफ उठाते हुए कहा, महाराज, मुझे अपने गुप्तचरों से भली भांति ज्ञात है कि सेठ करुणाकर ने अपने गुप्त फार्म हाउस में 20,000 अत्यंत दुर्लभ गिर और साहीवाल नस्ल की गाय छिपा कर रखी है, जिनका ये राज्य को कोई कर नहीं देता। चूंकि इसने शाही मुहर वाले मंत्री को धोखे से विवादित संपत्ति बेची है, इसलिए इसके अपराध की सजा के तौर पर मैं इसकी उन 20,000 गायों को अभी इसी वक्त शाही तबेले के लिए जब्त करने का आदेश देता हूं। आर्यमन ने मुड़कर सेनापति रुद्र प्रताप की तरफ देखा, जिसके चेहरे का रंग पूरी तरह उड़ चुका था और जिसके माथे से पसीने की बूंदें टपक रही थी। तो सेनापति जी, आर्यमन ने मुस्कुराते हुए कहा, मैंने एक तांबे के सिक्के से शुरुआत की थी। मैंने उस एक सिक्के से 25,000 चांदी के सिक्के कमाए जो अब राजकोष में है। मैंने हजारों गरीबों को उनके प्राण और उनकी रोजी रोटी वापस दी, जिससे राज्य में महाराज चंद्रसेन की कीर्ति और न्याय का डंका बज गया। और अंत में मैंने एक भ्रष्ट व्यापारी को उसके अपराध की सजा देते हुए शाही तबेले के लिए मुफ्त में 20,000 सर्वश्रेष्ठ नस्ल की गायों का प्रबंध कर दिया। अब आप ही पूरे दरबार को बताइए, क्या मैं अपनी शर्त हार गया हूं? पूरे राजदरबार में तालियों की ऐसी गड़गड़ाहट गूंज उठी कि राजमहल की दीवारें हिलने लगी। सभी दरबारी अपनी जगह पर खड़े हो गए और आर्यमन की जय जयकार करने लगे। राजा चंद्रसेन के चेहरे पर जो गर्व और खुशी थी, उसकी कोई सीमा नहीं थी। उन्होंने अपने सिंहासन से उतरकर आर्यमन को गले लगा लिया और कहा, आर्यमन, तुमने आज साबित कर दिया कि तुम्हारे जैसा बुद्धिमान
और न्यायप्रिय मंत्री पूरे भारतवर्ष में कहीं नहीं है। तुम्हारी बुद्धि ने आज लालच और कुटिलता के हर षड्यंत्र को चकनाचूर कर दिया है। लेकिन जब सबको लग रहा था कि कहानी यहां अपने सुखद अंत पर पहुंच चुकी है, जब सबको लग रहा था कि आर्यमन की ये जीत हमेशा के लिए अमर हो गई है, तभी राजमहल के एक बहुत ही अंधेरे और गुप्त गलियारे से कदमों की एक बहुत ही भारी और खौफनाक आवाज आनी शुरू हुई। ठक ठक ठक। ये किसी लकड़ी के भारी डंडे के फर्श पर टकराने की आवाज थी। दरबार का सारा शोर अचानक थम गया। सभी की नजरें उस अंधेरे गलियारे की तरफ घूम गई। वहां से एक बहुत ही लंबा, दुबला-पतला और रहस्यमयी व्यक्ति बाहर निकला। उसने अपने पूरे शरीर को एक काले और लाल रंग के भारी चोगे से ढक रखा था। उसका चेहरा एक बड़े से हुड के पीछे छिपा था, जिसमें से केवल उसकी दो दहकती हुई आंखें नजर आ रही थी। उसके हाथ में एक प्राचीन और अजीब सी खोपड़ी के आकार की मूठ वाली छड़ी थी। ये कोई और नहीं बल्कि पूरे आर्यावर्त के व्यापारियों और सेठों के सबसे बड़े और सबसे खतरनाक संगठन व्यापार संघ का सर्वोच्च महागुरु आचार्य कापालिक था। कापालिक एक ऐसा नाम था जिससे बड़े बड़े राजा और सम्राट भी खौफ खाते थे, क्योंकि राज्य की पूरी अर्थव्यवस्था, अन्न का भंडार और व्यापारिक मार्ग उसी के इशारों पर चलते थे। अगर कापालिक किसी राज्य से नाराज हो जाए तो वो रातों रात उस राज्य में भूखमरी ला सकता था। कापालिक के दरबार में कदम रखते ही हवा में एक अजीब सी बदबू और ठंडक फैल गई। सेठ करुणाकर ने जैसे ही कापालिक को देखा, वो रेंगता हुआ उसके पैरों में जा गिरा और रोते हुए बोला, महागुरु, मेरी रक्षा करें। इस राज्य के मंत्री ने धर्म और व्यापार के सारे नियम तोड़ दिए हैं। मुझे बर्बाद किया जा रहा है। कापालिक ने अपनी छड़ी से सेठ करुणाकर को दूर धकेल दिया और अपनी दहकती हुई आंखों से आर्यमन को घूरते हुए आगे बढ़ा। उसकी आवाज किसी गहरी गुफा से आती हुई डरावनी प्रतिध्वनि जैसी लग रही थी। विनाशकाले विपरीत बुद्धि। कापालिक ने एक भयानक हंसी हंसते हुए कहा, महाराज चंद्रसेन, आपका ये मंत्री अपनी बुद्धिमानी के नशे में इतना अंधा हो चुका है कि इसे ये भी दिखाई नहीं दे रहा कि इसने अभी अभी किस महाविनाश को निमंत्रण दे दिया है। राजा चंद्रसेन भी कापालिक की इस अचानक उपस्थिति से थोड़े विचलित हो गए। उन्होंने अपने स्वर को स्थिर रखते हुए कहा, आचार्य कापालिक, विजयगढ़ के राज दरबार में आपका स्वागत है। लेकिन हमारे मंत्री आर्यमन ने जो भी किया है वो पूर्णतः राज्य के कानून और न्याय के दायरे में रहकर किया है। उन्होंने एक भ्रष्ट व्यापारी को सजा दी है। इसमें महाविनाश की बात कहां से आ गई? कापालिक ने अपनी छड़ी को जोर से फर्श पर पटका, जिससे एक तेज गूंज पैदा हुई। न्याय, कानून? कापालिक चिल्लाया, महाराज, आर्यमन ने जो खेल खेला है उसने पूरे आर्यावर्त के प्राचीन व्यापार समझौते का सीधा सीधा उल्लंघन किया है। क्या आर्यमन ने आपको यह बताया कि सेठ करुणाकर के पास जो 20,000 दुर्लभ गायें हैं, जिन्हें ये जप्ती के नाम पर लूटने का दावा कर रहा है, वो गायें असल में सेठ करुणाकर की है ही नहीं? पूरे दरबार में एक बार फिर से सन्नाटा छा गया। आर्यमन की भौहें तंग गई। उन्होंने आगे बढ़कर पूछा, आचार्य, आप पहेलियां मत बुझाइए, साफ साफ कहिए कि आप क्या कहना चाहते हैं। उन गायों पर सेठ करुणाकर की मुहर है, वे उसी के फार्म में हैं, तो वो उसकी कैसे नहीं हुई? कापालिक ने अपने चोगे के अंदर से एक बहुत ही पुराना काले रंग का चमड़े का दस्तावेज निकाला, जिस पर किसी दूसरे साम्राज्य की शाही मुहर लगी हुई थी। कापालिक ने वो दस्तावेज हवा में लहराते हुए एक ऐसी सच्चाई उजागर की जिसने आर्यमन के पैरों तले जमीन खिसका दी। आर्यमन, कापालिक की आवाज में जहर घुला हुआ था। सेठ करुणाकर ने केवल उन 20,000 गायों की रखवाली का ठेका लिया था,
वो गायें असल में विजयगढ़ के सबसे बड़े और सबसे कट्टर दुश्मन काल भैरव साम्राज्य के खूंखार सम्राट रुद्रसेन की निजी संपत्ति है। ये नाम सुनते ही राजा चंद्रसेन के चेहरे का रंग पीला पड़ गया। काल भैरव साम्राज्य एक ऐसा नाम था जिससे पूरा विजयगढ़ हमेशा सतर्क रहता था। सम्राट रुद्रसेन अपनी क्रूरता और विशाल सेना के लिए जाना जाता था। कापालिक ने एक भयंकर मुस्कान के साथ अपनी बात पूरी की। सम्राट रुद्रसेन ने अपनी सबसे कीमती गायों को एक गुप्त समझौते के तहत सेठ करुणाकर के फार्म में रखा था, ताकि जरूरत पड़ने पर वो विजयगढ़ की अर्थव्यवस्था को अंदर से खोखला कर सके। और आर्यमन, तुमने भरे दरबार में पूरे राज्य के सामने काल भैरव साम्राज्य के सम्राट की निजी संपत्ति को जब्त करने का राज्यादेश पारित कर दिया है। कापालिक की हंसी अब पूरे दरबार में गूंजने लगी थी। तुमने शर्त जीतने के अहंकार में विजयगढ़ के ऊपर युद्ध के काले बादल खड़े कर दिए हैं आर्यमन। सम्राट रुद्रसेन की 1,00,000 की सेना हमारी सीमाओं पर पहले से ही खड़ी है। बस उन्हें एक बहाने का इंतजार था और तुमने वो बहाना उन्हें तश्तरी में सजा कर दे दिया है। जैसे ही तुम्हारे सैनिक उन गायों को छूने के लिए सेठ के फार्म में घुसेंगे, उसी क्षण कालभैरव की सेना विजयगढ़ पर हमला कर देगी। तुमने एक तांबे के सिक्के की शर्त जीतने के लिए महाराज चंद्रसेन के पूरे साम्राज्य को मौत के मुंह में धकेल दिया है।